हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री का सपोर्ट मटेरियल, राजा, किसान और नगर। ठीक है, देखेंगे इस चैप्टर में है क्या। सबसे फर्स्ट हम चैप्टर का नाम समझते हैं। राजा के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, किसान, ठीक है, और नगर के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से नगर कैसे थे। तो ये सपोर्ट मटेरियल है, शॉर्ट में होगा, बट आपको मैं इंफॉर्मेशन दूंगा अच्छे से सभी पॉइंट्स के। तो हम लोग जो काल पढ़ने वाले हैं वो है लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग 1200 वर्ष पढ़ने वाले हैं। 1200 के बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फर्स्ट पॉइंट है, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला गया, जिससे राजा अशोक के अभिलेख और सिक्कों का पता चला। दोस्तों, जो जेम्स प्रिंसेप थे उन्होंने 1830 में जो अशोक थे, अशोक सम्राट के बारे में शायद आप लोगों ने सुन रखा हो। अशोक सम्राट जब थे फ्रेंड्स, जो लिपि इस्तेमाल की जाती थी वो लिपि थी, एक थी ब्राह्मी और एक थी खरोष्टी। ठीक है, तो इसको पढ़ने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम क्या था? जेम्स प्रिंसेप। और कब इन्होंने पढ़ा था और अर्थ निकाला था? 1830 में। ठीक है, जिससे राजा अशोक के अभिलेखों और सिक्कों का पता चला। मतलब जो जेम्स प्रिंसेप हैं उन्होंने 1830 में जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि थी, यानी जब अशोक सम्राट थे जो लिपि प्रयोग होती थी उसको पढ़ लिया। ठीक है, अब जब लिपि कोई पढ़ लेगा तो पता चल जाएगा कि इस लिपि में लिखा क्या है। ठीक है, तो जब अशोक की लिपि पढ़ ली उन्होंने तो अशोक के बारे में जानकारी मिल गई। ठीक है, तो राजा अशोक के अभिलेख से राजा जो उस समय सिक्के प्रयोग करते थे, मतलब उस समय जो सिक्कों का प्रयोग होता था उसका पता चल गया। सेकेंड पॉइंट है हमारा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इसका कारण आरंभिक राज्यों व नगरों का विकास, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों का प्रचलन है। जो दोस्तों 6ठी शताब्दी है, ठीक है, 6ठी शताब्दी जो ईसा पूर्व है इसको एक परिवर्तनकारी काल माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इस समय नए नए नगरों का विकास हो रहा था, लोहे का जो प्रयोग है वो बढ़ रहा था, सिक्कों का प्रचलन आ रहा था। मतलब क्या हो गया, मान लीजिए आप इस एक क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है, वहां पर क्या है, नॉर्मल घर है, ऐसे नॉर्मल बना हुआ है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वहां पर उद्योग लगाए जाते हैं, इंडस्ट्री लगाई जाती है, ठीक है, बहुत सारी दुकानें आ जाती हैं। तो वो समय जो होगा आप बोलेंगे इस डेट को बहुत परिवर्तन हुआ था इस स्थान पे, हमारे स्थान पे। ठीक है, तो ऐसे ही जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व था वो परिवर्तनकारी काल माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा चेंजेस आए, परिवर्तन आया। जैसे जो नगर थे उनका विकास होने लगा और लोहे, मतलब लोहे का जो प्रयोग है ना वो बढ़ गया। पहले नहीं लोग लोहे का प्रयोग करते थे, लेकिन लोहे का प्रयोग करने लगे। जैसे हल होता है ना फ्रेंड्स, पहले लकड़ी के हल होते थे, फिर उसमें लोहे के फाल लगाने लगे। इससे क्या हो गया, जो खेत है और अच्छे से जोतने लगा और जो फसल है उसकी उपज जो है बढ़ गई हो। ठीक है, और जो सिक्के हैं, पहले क्या होता था, वस्तु विनिमय, यानी सामान के बदले सामान लेते थे। ठीक है, जैसे एक इंसान के पास गेहूं है और एक इंसान के पास चावल है, तो इसका ये चावल ले लेता था, गेहूं दे देता, तो वस्तु विनिमय होता था ये। लेकिन जब सिक्कों का प्रचलन हो गया तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं, ठीक है, और आपका जो मर्जी करे आप वो ले सकते हैं। लेकिन वस्तु विनिमय में प्रॉब्लम क्या होती थी, जैसे मान लीजिए इसको चावल नहीं चाहिए, उसको गेहूं नहीं चाहिए, तो दोनों में ना हो नहीं पाता था विनिमय। थर्ड पॉइंट है हमारा, इस काल में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जिसमें मगध, कुरु, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, विज्जी, अवंती आदि प्रमुख थे। फ्रेंड्स, जो ये काल है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी ईसा पूर्व, इसमें जो जनपद थे वो कितने जनपद थे? 16 महाजनपद थे। ठीक है, जिनमें से कुछ प्रमुख थे। पहला मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, विज्जी, वज्जी, अवंती। ठीक है, ये सब जो स्थान थे ये प्रमुख थे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनने का कारण क्या था? जो मगध था, आपको मैं अच्छे समझाता हूं, ये स्थान है, ठीक है, यहां पर कितने हैं? 16 महाजनपद। ठीक है, जैसे हड़प्पा था ना, हड़प्पा में कुछ स्थान थे जो प्रमुख थे, लेकिन थे बहुत सारे स्थान, लेकिन कुछ प्रमुख थे, तो ऐसे यहां भी है। ठीक है, कुछ स्थान प्रमुख है, तो 16 महाजनपद है। 16 महाजनपदों में एक जनपद जिसका नाम क्या है? मगध। ठीक है, मगध बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। शक्तिशाली होने का कारण क्या है ये जानेंगे हम। ठीक है, मगध इतना शक्तिशाली क्यों था? फर्स्ट पॉइंट है, उपजाऊ भूमि थी यहाँ पर। ठीक है, जो भूमि थी वो बहुत उपजाऊ थी। अब जहां पर उपजाऊ भूमि होगी वो नगर विकसित तो होगा ही ना, शक्तिशाली तो होगा ही ना। तो इस कारण
जो नगर था शक्तिशाली था, जंगलों में हाथियों की उपलब्धता थी। उस समय जो लड़ाई उड़ाई होती थी फ्रेंड्स, और हाथियों का बहुत प्रयोग होता था, और यहाँ पर हाथियाँ उपलब्ध थी, जंगल थे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े, ठीक है। इसी के कारण हाथियों की उपलब्धता थी जंगलों के कारण, और कहाँ पर थी, मगध में। तो मगध और शक्तिशाली हुआ। लोहे की खदानें थी, मतलब जो लोहा था दोस्तों, लोहे का जो सोर्स था वो कहाँ था, मगध में। लोहे की खदानें थी, ठीक है। इस कारण अब लोहे से क्या क्या बन सकते हैं, हथियार बन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं लोहे से, ठीक है। और लोहे की चीज़ें जल्दी खराब भी नहीं होती, ठीक है, शक्तिशाली होती हैं लकड़ी के मुकाबले। तो इससे मगध शक्तिशाली बना, इससे ज़्यादा मगध शक्तिशाली बना। नदियों द्वारा यातायात होता था, योग्य तथा महत्वाकांक्षी शासक थे, सुरक्षित राजधानियां थी। मतलब जो शासक थे ना, ऐसे फ्रेंड्स नाम के लिए नहीं थे। जैसे कई बार क्या होता है, राज्य में शासक है, कुछ आता जाता है नहीं, लेकिन शासक बना पड़ा है, ठीक है, मतलब राजा बना पड़ा है, और दिन भर नशे करता है, कुछ भी करता है, और उसके अंदर कोई राजा बनने के लक्षण नहीं है। लेकिन जो मगध था, मगध में कैसे थे, योग्य राजा थे, मतलब राजा बनने लायक, महत्वाकांक्षी थे। महत्वाकांक्षी का मतलब क्या होता है, महत्वाकांक्षी का अर्थ होता है जैसे कोई राजा है, विस्तार करना चाहता हो और बढ़ाना चाहता हो अपने नगर को, अपने राज्य को, ठीक है, अपने स्थान को चाहता है, और स्थान जीतना, मतलब विस्तार करना चाहता है, ठीक है, जीतना चाहता है और जीतना चाहता है। तो महत्वाकांक्षी राजा थे, योग्य राजा थे। सुरक्षित राजधानियां थी, जंगल थे फ्रेंड्स, ठीक है, जंगलों के कारण जो राजधानियां थी सुरक्षित थी। ओके, फिफ्थ पॉइंट है हमारा, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। जो बौद्ध ग्रंथ है फ्रेंड्स, बौद्ध ग्रंथ क्या कहते हैं, जो अशोक सम्राट थे हमारे, अशोक ये प्रसिद्ध शासक थे, ठीक है। सिक्स पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला साम्राज्य था। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे फ्रेंड्स, वो उन्होंने क्या किया था, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। आपने मौर्य साम्राज्य के बारे में सुन रखा होगा, तो मैं आपको ये जानकारी के लिए बता दूं, जो चंद्रगुप्त थे, मौर्य साम्राज्य के पहले जो साम्राज्य था या जो वंश था वो था नंद वंश, ठीक है। धनानंद के बारे में आपने नाम सुना होगा। लास्ट शासक कौन था, धनानंद। और नंद वंश की स्थापना की थी पद्मानंद ने, ठीक है, महापद्मानंद। इन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी। धनानंद लास्ट शासक था। धनानंद बहुत क्रूर शासक था, और धनानंद को मार के जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने अपने वंश की स्थापना की, यानी मौर्य वंश की, ठीक है। और मौर्य वंश ही हमारा पहला साम्राज्य था, ठीक है। उससे पहले वंश चले आ रहे थे, जैसे नंद वंश, ठीक है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी, और मौर्य वंश भारत का पहला साम्राज्य था। सेवंथ पॉइंट है, मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य की जानकारी के स्रोत। जो मौर्य है, ठीक है, उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है, गुप्त है, हमें उसके बारे में कैसे पता चलता है, उसके जो स्रोत हैं जानकारी के वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो इस पॉइंट में हम इसके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से स्रोत हैं और कैसे जानते हैं हम मौर्य और गुप्त काल के बारे में। सबसे पहला है मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य की जानकारी के स्रोत, ठीक है। मौर्य के बारे में हम कैसे जानते हैं, चलिए ये जानते हैं। पहला है मेगास्थनीज की इंडिका। जो मेगास्थनीज था फ्रेंड्स, एक यात्री था ये, ठीक है। ये कहाँ आया था, इंडिया में आया था। तो इसने एक वृत्तांत लिखा था, ठीक है, मतलब एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम क्या था, इंडिका, ठीक है। इसके जरिए हम जानते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। सेकंड है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। जो कौटिल्य थे, कौटिल्य आपने चाणक्य का नाम सुन रखा होगा। चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त के गुरु थे, ठीक है। इन्होंने ही सिखाया था सब कुछ चंद्रगुप्त को। इन्होंने ही, मतलब एक प्रकार से यही थे दोस्तों जो चाहते थे धनानंद का राज हटे और एक अच्छा शासक आए, ठीक है। तो कौटिल्य यानी चाणक्य का अर्थशास्त्र, ठीक है। थर्ड है जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, पौराणिक ग्रंथ, अशोक, मतलब जो अभिलेख थे ना फ्रेंड्स, जो अशोक के अभिलेख थे, उनके जरिए हम जानते हैं संस्कृत वर्णमय, ठीक है। इन सब के जरिए हम किसके बारे में जानते हैं, मौर्य साम्राज्य के बारे में, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, अगर आपसे कोई को पूछता है या फिर क्वेश्चन आता है तो क्या आप बोलेंगे, आप मेगास्थनीज की इंडिका बुक, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, पौराणिक ग्रंथ, अभिलेख और संस्कृत वर्णमय। जो संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए हैं, जो भी साहित्य लिखे गए, जो भी है, उसके जरिए हमें जो जानकारी मिलती है। जो अशोक के द्वारा स्तंभ लिखवाए गए थे फ्रेंड्स, स्तंभों पे जो अभिलेख लिखवाए गए थे, जैसे ब्राह्मी और खरोष्टी में जो लिपियां लिखवाई गई थी, उसके जरिए हमें अशोक के बारे में पता चला। जो पौराणिक ग्रंथ है उनके जरिए हमें पता चला। जो हमारा जैन धर्म था, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की खासियत बता दूं, जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, इन्होंने जैन धर्म अपनाया था, और बौद्ध धर्म किसने अपनाया था, अशोक सम्राट ने, ठीक है। अब बीच के बच्चे बिंदुसार, उन्होंने बोला था आजीवन संप्रदाय, ठीक है। तो इससे हम पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य के बारे में, ठीक है। तो इतने सारे सोर्स हैं। और अब हम जानेंगे कि गुप्त साम्राज्य के बारे में कैसे हम जानते हैं।
उसके सोर्स क्या क्या हैं। पहला है अभिलेख, दूसरा है सिक्के, तीसरा है साहित्य और चौथा है प्रशस्तियां, यानी प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त हेतु। ठीक है, एक प्रशस्ति है दोस्तों, ये स्तंभ है, स्तंभ पे लिखवाया गया था। ठीक है, समुद्रगुप्त हेतु। इसको लिखने वाले कौन थे? जो हरिसेन थे, हरिसेन समुद्रगुप्त राजा थे फ्रेंड्स। तो इनके यहाँ ये जो कवि थे, कवि का नाम क्या था? हरिसेन। ठीक है, हरिसेन ने एक लिखा था प्रयाग प्रशस्ति, जिसके जरिए हम क्या जानते हैं? समुद्रगुप्त के बारे में, यानी गुप्त साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो अभिलेख, सिक्के, साहित्य, ये तीनों फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल पैदा करते हैं अगर किसी के इतिहास में हमें जानना हो। ठीक है, अगर किसी का इतिहास आप जानना चाहते हैं, साहित्य उसकी पढ़ें, सिक्कों के जरिए आप जान सकते हैं, सही, और अभिलेखों के जरिए जान सकते हैं। ठीक है, 8 पॉइंट है हमारा। मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांत थे, तक्षशिला, उज्जैनी, तौसिल, सुवर्णगिरी। मतलब हो गया जो मौर्य साम्राज्य था उसमें 5 राजनीतिक केंद्र थे। ठीक है, जो राजनीति से रिलेटेड थे 5 थे। जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी था वो था पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है। ठीक है, वो राजधानी हुआ करता था। और दोस्तों 4 प्रांत थे, तक्षशिला, उज्जैनी, तौसिली और स्वर्णगिरी। ठीक है, ये सब जो थे ये सब प्रांत थे। 9 पॉइंट है हमारा। मैगस्थनीज द्वारा सैनिक गतिविधियों के संचालन हेतु एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख, जिसके कार्य नौसेना का, यातायात और खान पान का, पैदल सैनिक का, अश्वरोही का, रथरोही का तथा हाथियों का संचलन। फ्रेंड्स, जो मैगस्थनीज है, जैसे मैंने बताया था आपको, मैगस्थनीज ने बुक लिखी थी, बताया था ना मैंने ऊपर, एक मैगस्थनीज ने बुक लिखी थी जिसका नाम किया था इंडिका। इंडिका के जरिए हम जानते हैं किसके बारे में? मौर्य वंश के बारे में। तो मौर्य वंश के बारे में जिस बुक से जानते हैं उसी बुक से एक पॉइंट है कि इंडिका में क्या लिखा गया है। जैसे जो मैगस्थनीज ने उन्होंने बताया कि एक समिति होती थी। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ दिख पा रहे, एक समिति होती थी, उसके 6 उप समिति होते थे। ठीक है, और 6 उप समिति कौन कौन से होते थे? पहला है नौसेना का, यातायात का, खान पान का, पैदल सैनिक का, अश्वरोही का, रथरोही का और हाथियों का संचलन। यानी जो हाथियों के जो संचलन था, मतलब हाथियों पे भी लड़ते थे पहले। ठीक है, रथ पर लड़ते थे, रथ का प्रयोग होता था उस समय। अश्वरोही यानी घोड़ों पर जो सैनिक होते थे। पैदल सैनिक होते थे फ्रेंड्स, जो नदियों में और नदी मार्ग से लड़ाई होती थी, या फिर नदियों में जो प्रयोग किए जाते थे नौसेना। ठीक है, यातायात आप सबको पता ही होगी। ठीक है, खान पान के लिए जो प्रयोग किए जाते थे, ये सब जो थे ये 6 उप समितियां थी। ठीक है, 10 पॉइंट है हमारा। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। सामंतवाद का उदय संभवतः इसी काल में माना जाता है। जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, इस समय गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। ठीक है, 4वीं शताब्दी में किसका उदय हुआ? इससे पहले कौन से थे? मौर्य थे। ठीक है, अब गुप्त काल का उदय हुआ, गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। ठीक है, और इसी समय माना जाता है सामंतवाद का। तो सामंतवाद लोग कौन होते हैं? जिनके पास बहुत भूमि होती है, बहुत पैसे होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इसी काल से सामंतवाद का उदय हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, जो लैंडलॉर्ड होते हैं। 11 पॉइंट है हमारा। दक्षिण के राजा और सरदार चोल, चेर और पांड्य जैसे समृद्ध और अस्थायी राज्यों का उदय हुआ। जो दक्षिण के राजा थे फ्रेंड्स, दक्षिण में किसका उदय हुआ? सरदार, चोल, चेर, पांड्य जैसे समृद्ध अस्थायी राज्यों का उदय हुआ। ठीक है, मतलब नए नए राज्य हुए। ठीक है, जैसे चोल, सरदार, ये सब क्या होते हैं? सरदार होते हैं फ्रेंड्स, जैसे उनके अपना एक अलग ही होता है। आपने सरदारों के बारे में सुन रखा होगा, इनके लोग होते हैं अलग। सरदार एक राजा जैसा ही होता है। ठीक है, 12 पॉइंट है हमारा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से उपज बढ़ाने के लिए लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग हुआ। जो 6वीं शताब्दी थी फ्रेंड्स, उस समय क्या हुआ? जो फसल है, फसल का मतलब उपज बढ़ाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग होने लगा? लोहे के फाल। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले लकड़ी के फाल प्रयोग किए जाते थे, तो इससे जो जमीन है ना, जमीन कम खुदती थी। लेकिन जब लोहे के फाल आए तो जमीन ना ज़्यादा नीचे तक खुदने लगी। इसी के कारण जो फसल है वो ज़्यादा अच्छी होने लगी, जो बीज थे वो ज़्यादा अंदर जाने लगे और जो फसल थी वो और अच्छी होने लगी। ओके फ्रेंड्स, 13 पॉइंट है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी के काल में, ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी के काल में व्यापार के लिए सिक्कों के प्रचलन से विनिमय आसान हो गया। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मान लीजिए एक इंसान है जिसके पास चावल है, एक के पास गेहूं है। अब ये अपना गेहूं इसको देके इससे चावल ले लेता था, तो ये होता था वस्तु विनिमय। ठीक है, मान लीजिए कि इसको नहीं चाहिए
इसका चावल और इसको इसकी गेहूं नहीं चाहिए, तो क्या होता था, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी। लेकिन जब सिक्कों का प्रयोग शुरू हो गया, ठीक है, जब सिक्कों का प्रयोग शुरू हो गया तो इससे क्या हो गया, जो वस्तु विनिमय है वो आसान हो गई। अब ये इंसान इसको पैसे दे देगा, अब ये पैसे से उस कुछ भी खरीद सकता है, ये इसको पैसे दे देगा वो कुछ भी खरीद सकता है। तो ऐसे ना वस्तु विनिमय बहुत आसान हो गई। ओके फ्रेंड्स, हमारा 14 पॉइंट है, उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए राजाओं द्वारा देवी देवताओं के साथ जुड़ना। जो राजा होते थे उस समय, राजा क्या साबित करना चाहते थे, उच्च स्थिति, मतलब अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते थे समाज में। इसके लिए वो क्या करते थे, वो अपने आप को ना भगवान से जुड़ा हुआ दिखाते थे, ठीक है, मतलब ऐसा कंपेयर करते थे भगवान से, मतलब खुद को भगवान से कंपेयर करते थे। जैसे भगवान की जहां मूर्ति है वहां भी अपनी मूर्ति बनवा ली, या ऐसा कुछ ना कुछ तरीकों से ऐसा दिखाना चाहते थे कि हम भगवान से जुड़े हुए हैं, ताकि लोग जो हैं उनकी ज्यादा इज्जत करें, उनको ज्यादा मतलब सम्मान दे, ठीक है। 15 पॉइंट है हमारा, द्वितीय शताब्दी कि कई नगरों से छोटे दानात्मक अभिलेख से विभिन्न व्यवसायों की जानकारी, जैसे धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहकार, धार्मिक गुरु, व्यापारी आदि के बारे में पता चला। फ्रेंड्स, जो द्वितीय शताब्दी थी उस समय ना हमें दानात्मक अभिलेख मिले, ठीक है, यानी अभिलेख मिले, मट्टी की पट्टिकाएं होती थी ना जिन पे लिखे जाते थे उस समय, तो ऐसे ही हमें अभिलेख मिले दानात्मक। उसमें हमें ये पता चला कि और भी व्यवसाय थे, ठीक है, और भी काम होते थे उस समय। जैसे धोबी का मतलब आपने जानते ही होंगे, जो कपड़े उपड़े धुलते हैं, बुनकर जो कपड़े बुनते हैं, लिपिक जो लिपि लिखते हैं, बढ़ई जो बढ़ई मतलब होता है जो लकड़ी के सामान नहीं होते फ्रेंड, जो लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं, ठीक है, वो। कुम्हार जो मटके उटके, आपने देखा होगा कुम्हार लोग मटके मिट्टी से बर्तन तैयार करते हैं। स्वर्णकार सोने से जो चीजें बनाई जाती हैं आभूषण, वो थे। लोहकार धातु की जो वस्तुएं बनाते हैं लोहे से, ठीक है। धार्मिक गुरु थे, जैसे आप भी धार्मिक गुरु आजकल देखते होंगे, उस समय भी थे। व्यापारी हुआ करते थे, बिजनेसमैन, ठीक है। इन सब के बारे में हमें कैसे पता चला, दानात्मक अभिलेख से। और कब ये दानात्मक अभिलेख मिले, द्वितीय शताब्दी में, ठीक है। 16 पॉइंट है हमारा, उत्पादकों और व्यापारियों के संघ श्रेणी का उल्लेख मिलता है। जो उत्पादक और व्यापारी होते थे उनके लिए क्या प्रयोग होता था, श्रेणी। जो संघ होते थे, उत्पादक और व्यापारी लोग, इनके जो संघ होते थे उनको क्या बोलते थे, श्रेणी। मतलब किसान होता ना फ्रेंड्स, वो क्या करता, फसल उगाता है। किसान फसल उगाता है, एक बिजनेसमैन आता है, उसको खरीद लेता है, उससे कुछ ना कुछ चीजें बना देता है और वो मार्केट में बेच देता है। तो जो उत्पादक थे, व्यापारी थे, इनको श्रेणी बोला जाता था, ठीक है। इनके संघ को, मतलब ये दोनों जहां मिल गए। और श्रेणियां संभवतः कच्चे माल को खरीदती थी, फिर उनसे सामान तैयार करके बेच देती थी। जो श्रेणी होती थी फ्रेंड्स, श्रेणी किन्हें बोलते हैं आपको पता चल गया होगा, उत्पादक और व्यापारी के जो संघ होते हैं उनको श्रेणी बोलते हैं। ये क्या करते थे, जो कच्चे माल होते थे, मान लीजिए यहाँ गेहूं उगाया गया, इस गेहूं को खरीदा और इसको तैयार किया, कुछ ऐसा चीज बनाया जो मतलब अच्छा लग रहा है खाने में और बेहतरीन चीज़ है। मान लीजिए ये ग्रेन्स यहाँ से गेहूं खरीदा और उसके बिस्किट तैयार किए और जाके मार्केट में बेच दिया, ठीक है। अब इस चीज को क्या कहेंगे, इन जिन्होंने बनाया उनको क्या कहेंगे, श्रेणी। क्या कहेंगे, श्रेणी, ठीक है। तो उत्पादक और व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहते थे। ये लोग क्या करते थे, कच्चे माल को खरीदते थे और उससे सामान को तैयार करते थे और जाके बाजार में उसको उस सामान को बेच देते थे, ठीक है। सिंपल है। 17 पॉइंट है हमारा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों का जल कई दिशाओं में फैला। अरब सागर से उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया तक और बंगाल की खाड़ी से चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक। जो फ्रेंड्स 6ठी शताब्दी था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो था, उस समय जो उपमहाद्वीप में जो नदी मार्ग थे और भूमार्ग, इन सब जो नदी थी, आपको समझाता हूं। यहाँ पर मान लीजिए नदी जा रही है, ठीक है। अब इसका सीधे सीधे जा रही थी, लेकिन क्या हुआ, एक दिन इसके जो रास्ता है वो चेंज हो गया। ऐसे कभी इधर, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से गए। नदी मार्गों का रास्ता बदला, आपको इतना समझ आ गया होगा, मतलब दिशाएं बदली। अब अरब सागर से उत्तरी अफ्रीका तक पहला गया, अरब सागर से उत्तरी अफ्रीका तक गया, ठीक है। पश्चिमी एशिया, अरब सागर से उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक और बंगाल की खाड़ी से चीन तक, ठीक है। अरब सागर से उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया तक गया, ठीक है फ्रेंड्स, और बंगाल की खाड़ी से चीन तक गया, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी एशिया तक गया। ऐसे मतलब दिशाएं थी जो जल का, वो चेंज हो गई। नदी मार्गों के जो जल थे वो दिशाएं बहुत दूर दूर तक फैली, ठीक है। पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका, अरब सागर, ये सब मतलब फैल गए। सब जो दिशाएं थी अलग अलग दिशाओं में फैल गए, जो नदी के जो मार्ग थे, ठीक है। 18 पॉइंट है हमारा,
गुप्त काल के अंतिम समय सिक्कों में कमी आर्थिक गिरावट की ओर इशारा करती है। फ्रेंड, जो गुप्त काल था उसमें जो अंतिम समय था उस समय क्या हुआ, जो सिक्के थे वो कम होने लगे, ठीक है, सिक्कों में कमी आने लगी। इससे हमें क्या पता चलता है, आर्थिक गिरावट। आर्थिक मतलब पैसों से रिलेटेड, मतलब अब पैसे नहीं थे, इसी के कारण क्या हो रहा था, जो सिक्के थे वो कम बन रहे थे, ठीक है। तो हमें पता चला जो गुप्त काल है लास्ट के समय उसमें सिक्के कम प्रयोग किए जाते थे। इससे हमें क्या पता चला कि आर्थिक गिरावट आ रही थी गुप्त काल में, ठीक है। जो लास्ट समय था गुप्त काल का उस समय आर्थिक गिरावट थी। 19 पॉइंट है हमारा, अभिलेख साक्ष्य इतिहास के प्रमुख स्रोत। अभिलेख शास्त्रियों द्वारा अभिलेख के अध्ययन से बीते काल की भाषा, राजा का नाम, तिथि, संदेश आदि की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। जो अभिलेख थे फ्रेंड्स, अभिलेख साक्ष्य क्या होते हैं, ठीक है। अभिलेख साक्ष्य इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं, ठीक है। जैसे जो अभिलेख शास्त्री होते हैं वो क्या करते हैं, आप इस पॉइंट में ये बताया गया जो अभिलेख शास्त्री होते हैं वो क्या करते हैं, ठीक है। जो अभिलेख शास्त्री मतलब क्या, जो अभिलेख का अध्ययन करते हैं, ठीक है, जो अभिलेख के बारे में हमें बताते हैं कि इस अभिलेख में क्या लिखा गया है, ठीक है। तो जो अभिलेख शास्त्री होते हैं वो क्या क्या ध्यान देते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम जानेंगे। पहला ये देखते हैं वो लोग कि ये किस काल की भाषा है, ठीक है, इसमें राजा का नाम क्या है, तिथि क्या है, संदेश क्या है, ठीक है। जो भी चीजें हैं इन सब पे ध्यान देते हैं कि ये कौन से राजा के द्वारा लिखवाया गया, डेट क्या था उस समय, भाषा कौन सी है ये, ठीक है। आप यहाँ समझिए, मान लीजिए ये कुछ मट्टी की पट्टिका है, इस पे कुछ ना कुछ ऐसे लिखा हुआ है। एक अभिलेख शास्त्री आता है, इस पट्टिका को देखता है और सबसे पहले क्या देखता है कि ये किस काल की है, ये जानने का प्रयास करता है और किस राजा के बारे में इसमें लिखा गया है, तिथि क्या है, सब कुछ जो संदेश है सब कुछ ध्यान देता है, जो एक अभिलेख शास्त्री होता है। 20 पॉइंट है हमारा, अभिलेख साक्ष्यों की सीमाएं। अक्षरों का जो फ्रेंड्स लिमिटेशन होती है, अभिलेख साक्ष्यों की सीमाओं का मतलब क्या हो गया, जो लिमिटेशन होती हैं, मतलब जो प्रॉब्लम्स आती थी उनको पढ़ने में। पहला क्या है, अक्षरों का हल्के ढंग से उत्कीर्ण होना, अभिलेखों के टूट जाने से कुछ महत्वपूर्ण अक्षरों का लुप्त हो जाना, वास्तविक अर्थ ना निकाल पाना, भाषा समझ ना आना, दैनिक कार्यों व रोजमर्रा की जिंदगी के सुख दुख का उल्लेख अभिलेखों में ना मिलना। फ्रेंड्स, जो अभिलेख थे मतलब उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी पढ़ने में, पहला कि जो अभिलेख, मान लीजिए ये मिला मिट्टी की पट्टिका, इस पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो मिट्टी की पट्टिका होती है फ्रेंड्स, उस पर जल्दी जल्दी लिखना होता है, नहीं तो वो सूख जाता है। तो कई बार जो वर्ड होते थे ना हल्के ढंग से लिखे जाते, तो पढ़ने में बहुत परेशानी आती थी उनको, ठीक है। और कई बार मान लीजिए कोई वर्ड लिखा हुआ है, मिट्टी से टूटा और कहीं चला गया, ठीक, तो ये क्या हो जाना, कई बार अभिलेखों का टूट जाना और वो टूटा हुआ वर्ड कहीं गायब हो गया, लुप्त हो गया, तो इससे हम पढ़ ही नहीं पाएंगे कि इस पे क्या लिखा था। तो वास्तविक अर्थ नहीं निकाल पाता था कोई, ठीक है, अच्छे से, या फिर कोई पढ़ रहा है लेकिन उसका मतलब गलत निकाल दिया। तो ये सब क्या है, ये प्रॉब्लम्स हैं, लिमिटेशन है, ठीक है। तो लिमिटेशन में आप बताएंगे कि अक्षरों का हल्के ढंग से उत्कीर्ण होना, अभिलेखों के टूट जाने के कारण कुछ अक्षर लुप्त हो गए, वास्तविक अर्थ नहीं निकाल पाना, मतलब कई लोग होते हैं जो मेन जो बताना चाहता है अभिलेख वो नहीं पता कर पाते, गलत अर्थ निकाल देते हैं, या फिर दैनिक प्रक्रियाओं व रोजमर्रा की जिंदगी के सुख दुख का उल्लेख ना मिलना, ठीक है। ये सब हैं अभिलेख के साक्ष्य सीमाएं यानी लिमिटेशन। 21 पॉइंट है, प्रस्तर मूर्तियां सहित मौर्यकालीन समस्त पुरातत्व एक अद्भुत काल के प्रमाण थे, वे मौर्य साम्राज्य की पहचान माने जाते थे। जो दोस्तों मौर्य काल की मूर्तियां थी वो मौर्य काल की बहुत बड़ी पहचान मानी जाती है, ठीक है। उस समय बहुत मूर्तियों का निर्माण होता था, ओके। और ये जो अद्भुत काल था इसके बारे में हमें जानने को भी मिलता है मूर्तियों के जरिए, और ये पहचान थी, ठीक है, मूर्तियां। 22 पॉइंट है, कुषाण शासकों ने स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत किया, उन्होंने अपने नाम के आगे देवपुत्र उपाधि भी धारण की, संभवतः वे चीन के शासकों से प्रेरित थे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। फ्रेंड, जो कुषाण शासक थे उन्होंने अपने आप को देवता, ठीक है, मान लीजिए भगवान है, उन भगवान के जैसा दिखाना चाहा, ठीक है, देवतुल्य प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने नाम के आगे देवपुत्र लगाया, मतलब कुछ भी नाम है, मान लीजिए कोई भी नाम ले लीजिए एग्जाम्पल, और उसका जो सरनेम है वो देवपुत्र हो, मतलब अपने नाम के पीछे देवपुत्र अगर कोई लगा रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो देवता से कंपेयर कर रहा है, मतलब देवता का लड़का बनना चाहता है, ठीक है, देवता का बेटा। तो ऐसा कहते थे जो कुषाण शासक होते थे, अपने आप को देवपुत्र, ओके, उपाधि धारण करते थे, मतलब नाम लगाते थे। संभवतः वह चीन के शासकों से प्रेरित थे। जो चीन के शासक थे ना फ्रेंड्स, उनसे ऐसा लगता है इंस्पायर थे, क्योंकि जो चीन के शासक थे वो अपने नाम के आगे या अपने आप को क्या बोलते थे, स्वर्गपुत्र, मतलब हम स्वर्ग के पुत्र हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये लोग इंस्पायर थे और अपने नाम के आगे क्या लगाते थे, देवपुत्र, ओके।
23 पॉइंट है, कुषाण शासकों के राजधर्म को जानने के सर्वोच्चतम प्रमाण उनके सिक्के और मूर्तियां। जो कुषाण शासक थे दोस्तों, उनके बारे में जो जानकारी मिलती है उसके प्रमुख स्रोत क्या क्या है? पहला है सिक्के और दूसरा है मूर्तियां। इन दोनों के बारे में हम किसके बारे में जानते हैं? कुषाण शासकों के बारे में जानते हैं। ठीक है। 24 पॉइंट है हमारा, जनपद का अर्थ एक ऐसे भूखंड है जहां कई जन मतलब लोग, कुल या जनजाति अपना पांव रखते हैं अथवा बस जाते हैं। इस शब्द का प्रयोग प्राकृत व संस्कृत दोनों में मिलता है। दोस्तों दो भाषा थी उस समय जो प्रयोग की जाती थी, और भी भाषाएं थी, लेकिन जो दो मुख्य भाषा थी प्राकृत और संस्कृत। ठीक है। तो इन दोनों भाषाओं में क्या बोला गया है? जनपद वर्ड का यूज किया गया है। और जनपद का अर्थ क्या होता है? जन मतलब होता है लोग, पद मतलब होता है पैर। मान लीजिए ये स्थान है, यहाँ पर कुछ लोग आते हैं और यहाँ पर बस जाते हैं। ठीक है। इस पूरे स्थान पर बस जाते हैं, तो इस स्थान को क्या बोला जाएगा? जनपद। क्या बोला जाएगा? जनपद। ठीक है। तो जब कोई लोग आए और अपना पैर रख दे, वहां पर बस जाए, कोई भी हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, कुल हो सकती है, कोई जाति आके यहाँ बस जाए, तो इस स्थान को जनपद बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स। 25 पॉइंट है, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू हुई। इसमें शासक व समाज के अन्य वर्गों के लिए नियमों का निर्धारण किया गया। फ्रेंड्स, जो 6ठी शताब्दी था उस समय क्या हुआ? धर्मशास्त्र का निर्माण मतलब लिखा गया। धर्मशास्त्र क्या होते थे? इसमें जो राजा होते थे, ठीक है, और जो लोग होते थे, जो समाज का मतलब क्या हो गया? जो लोग हैं, समाज में जो लोग रहते हैं, उनके जो कार्य हैं, ठीक है, और उन जो नियम है। जैसे आज आप किस नियम पे चलते हो? संविधान है हमारी बुक, ठीक है, संविधान है, संविधान के अकॉर्डिंग चलते हो। संविधान में कुछ नियम है जो आपको फॉलो करना होता है। ओके। अगर आप नियम नहीं फॉलो करते तो आपको सजा भी मिलती। तो उस समय जो नियम होते थे किस बुक में होते थे? वो था धर्मशास्त्र। ठीक है, धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ में। ठीक है, धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र, मनुस्मृति, ये सब जो होते थे उस समय, इस सब में नियम लिखे जाते थे कि समाज के जो लोग हैं उनके लिए क्या नियम है, कैसे रहना है उन्हें। ओके। और राजा का भी जो कार्य होता था वो इसमें लिखा जाता था। 26 पॉइंट है, सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता था। उसके अधीन क्षेत्र को सरदारी कहा जाता था। फ्रेंड्स, जो सरदार होता था लाइक अ राजा, ठीक है, आप सरदार आप तो जानते होंगे लीडर कैसे होते हैं। ठीक है। तो जो सरदार होता था एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था, बहुत पावरफुल व्यक्ति होता था। ठीक है। और जिसका पद वंशानुगत, यानी मान लीजिए कोई सरदार है, अब उसका लड़का होता है वो भी सरदार ही बनेगा। मान लीजिए उस लड़के का भी कोई लड़का होता है वो भी सरदार बनेगा, तो वंशानुगत हो सकता है, मतलब वो उसकी वंश परंपरा चल सकती है। ठीक है। और जो उसके अधीन क्षेत्र होते हैं, एक सरदार के अधीन जो क्षेत्र है, मान लीजिए एक सरदार है, उसके अधीन एक बड़ा भूखंड है, तो इस चीज को क्या बोला जाता है? जो इसके अधीन क्षेत्र है इसको क्या बोला जाता है? सरदारी। क्या कहा जाता है? सरदारी। ठीक है। 27 पॉइंट है, प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, की रचना संस्कृत के हरिसेन ने की थी। ठीक है। जो सम्राट समुद्रगुप्त के राज्य कवि थे। मैंने आपको ऊपर भी बताया था जब हम गुप्त काल के बारे में जानने के जो स्रोत हैं वो पढ़ रहे थे, और मौर्य के बारे में जानने के जो स्रोत है, तो इसमें क्या बताया गया है? जो प्रयाग प्रशस्ति है, इस पॉइंट में ये बताया गया जो प्रयाग प्रशस्ति है वो है क्या? जो प्रयाग प्रशस्ति है वो है क्या? इस प्रयाग प्रशस्ति मैं आपको बता देता हूं, स्तंभ है फ्रेंड्स, स्तंभ जिसके ऊपर लिखा गया है। ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं? इलाहाबाद। आपने इलाहाबाद का नाम सुन रखा होगा, उसे पहले प्रयागराज बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आज इलाहाबाद बोलते हैं। तो जो प्रयाग प्रशस्ति है यानी इलाहाबाद स्तंभ, उस पर क्या लिखा गया है? उस पर समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है। और किसने लिखा था? हरिसेन। हरिसेन कौन था? राजकवि थे। किसके? समुद्रगुप्त के। ठीक है। समुद्रगुप्त के राजकवि थे हरिसेन। हरिसेन ने एक रचना की थी जिसका नाम था प्रयाग प्रशस्ति। ये एक स्तंभ था। ठीक है फ्रेंड्स, इस स्तंभ पे किसके बारे में लिखा गया था? समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, जिससे हमें क्या जानकारी मिलती है? गुप्त साम्राज्य की। 28 पॉइंट है, सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राजपाल के द्वारा किया गया। इसका ज्ञान हमें शासक रुद्रदमन के पाषाण अभिलेख से हुआ। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया, कोई मौर्य है, कोई शक है, कोई गुप्त है, अलग अलग शासक है। तो शासक एक थे रुद्रदमन। ठीक है। रुद्रदमन का एक अभिलेख था पाषाण, उसका नाम क्या था? पाषाण। पाषाण अभिलेख से हमें एक जानकारी मिलती है कि जो मौर्य काल था उसमें एक सुदर्शन झील था। ठीक है। सुदर्शन झील का निर्माण एक स्थानीय राजपाल,
मतलब सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ, एक सुदर्शन झील था, उसका निर्माण एक राज्यपाल ने करवाया था मौर्य साम्राज्य में। इसकी जानकारी मिलती है हमें रुद्र दमन के पाषाण अभिलेख से। ठीक है, सिंपल है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 29 गृहपति। गृहपति का अर्थ क्या होता है इस पॉइंट में हम जानेंगे। गृहपति घर का मुखिया होता था और घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों पर नियंत्रण करता था। पाली भाषा में इस शब्द का प्रयोग छोटे किसान के लिए किया गया है। गृहपति वर्ड क्या होता था फ्रेंड? गृहपति वर्ड का मतलब होता था जो घर का मुखिया होता है। आपके घर में भी जो पापा होंगे, लीडर होंगे, मतलब वही जो फैसले लेना होता है वही लेते हैं, ठीक है, या पापा से जो बड़े होंगे वो फैसले लेते होंगे। तो जो गृहपति होता था वो छोटे किसान, ये गृहपति जो वर्ड है ना, अगर किसी को गृहपति बोल रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कोई छोटा किसान है। और किसान क्या होता है? एक किसान है जो घर का मुखिया है, मतलब जो लीडर है। अब कोई है घर का जो मुखिया होता है, जैसे मान लीजिए आपके पापा है। अब आपके पापा सब पे अपना जो हुक्म है, जो फैसले हैं वो सबको बताते हैं कि किसको क्या करना है और सबको मानना भी होता है। ठीक है, तो गृहपति महिलाओं, बच्चों, नौकरों पर नियंत्रण रखते थे और ये घर के मुखिया होते थे। और ये जो गृहपति वर्ड है ये पाली भाषा में बताया गया है कि ये छोटे किसानों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, 30 पॉइंट है हमारा मुद्रा शास्त्र, सिक्कों का अध्ययन है। मुद्रा शास्त्र हम जानेंगे कि मुद्रा शास्त्र क्या होता है। मुद्रा शास्त्र का अर्थ होता है सिक्कों का अध्ययन। जो सिक्के होते हैं ना फ्रेंड्स, आप सिक्के यूज करते होंगे, जो उसका अध्ययन करता है उसको बोलते हैं मुद्रा शास्त्र। अब मुद्रा शास्त्र में क्या क्या होता है ये जानते हैं। इसके साथ ही उन पर पाए जाने वाले चित्र, लिपि आदि तथा उनकी धातुओं का विश्लेषण भी इसके अंतर्गत आता है। मुद्रा शास्त्र अगर कोई वर्ड आपसे पूछता है तो आप बताएंगे मुद्रा शास्त्र का मतलब होता है सिक्कों का अध्ययन। इसमें क्या क्या आ जाता है ये बताएंगे कि जो मुद्रा के ऊपर जो चित्र बने हुए हैं, ठीक है, जो सिक्के के ऊपर चित्र बने हैं उसका अध्ययन करना, सिक्का किस धातु का बना है इसका अध्ययन करना, ठीक है, कौन सी लिपि लिखी गई है सिक्के के ऊपर इसका अध्ययन करना, ये सब क्या कहलाता है? मुद्रा शास्त्र कहलाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चैप्टर खत्म हो गया आपका। अगर आपको वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमें बताएं कमेंट करके कि हम क्या करें ऐसा। जो आपको जिस चीज़ की जरूरत है उसको कमेंट करके हमें जरूर बताएं फ्रेंड्स। ठीक है, और वीडियो कैसी बनी थी ये भी जरूर बताएं। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।